नमस्कार। खबर पहाड़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश पांडे और इन दिनों हम बात कर रहे हैं सियासत की। चूँकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नज़दीक है, लिहाजा चुनाव में जनप्रतिनिधियों का क्या माहौल है और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, इसी कड़ी में आज हमारे साथ कुमाऊं क्षेत्र की सबसे वीआईपी सीट हल्द्वानी के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रबल दावेदार माने जाने वाले बीजेपी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला जी से खास बातचीत करेंगे। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है, अब 2 महीने का समय लगभग बाकी है, किस तरह की तैयारी है? देखिए, मेरी जहाँ तक तैयारी करते हैं, जितने बूथ हैं हल्द्वानी 183 बूथ हो चुके हैं। हर बूथ में मैं अपना बूथ संयोग हमारे पार्टी ने बना दिए हैं और साथ में मैंने भी अपने लोगों को चिन्हित करके उनकी भी लिस्ट पूरी बना ली है। हर बूथ में मेरी बैठक हो चुकी है। जिन बूथों में कुछ बूथों में जो रह गई, देखिए सीधा मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे लाइन पार के वोटर हैं वो हमें वोट देने वाले हैं, तो उन सीटों में हमने जो हम तो सीधा सिद्धांत है, जो भारत माता की जय कह सकता हूँ, उसी के वोट लेने जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा जो वोट का वो हो, जो हमारी मशीन हो, उस पर कोई ऐसा व्यक्ति हाथ लगाए, हमारा बटन दबाए जो भारत माता की जय ना कह सकता हो। क्या लगता है किस तरह के मुख्य मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? देखिए, हल्द्वानी के विकास की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी के विकास के लिए मुख्य मुद्दे कहते हैं हल्द्वानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखो रोड होनी जरूरी है, रेलों का नेटवर्क होना। लेकिन देखिए ना आप, वोट बैंक की राजनीति इतनी बुरी हो गई, अब वो गुजर गई हैं, बड़ी दीदी हैं हमारी, तो इसलिए मरने के बाद कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर विकास की बात आती है, जिससे कुमाऊं का पूरा विकास अवरुद्ध हुआ है, तो अगर रेलवे स्टेशन का विस्तार होता, वोट बैंक की राजनीति से जो कुछ लोग थे उनको हटा दिए जाते, तो मेरे ख्याल से हल्द्वानी और पूरे कुमाऊं का डेवलपमेंट दूना होता। क्योंकि हल्द्वानी उत्तराखंड में पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। पर्यटन ही हम साहसिक पर्यटन कर सकते हैं, अभी होम स्टे है, धार्मिक पर्यटन है, इसी को बढ़ावा देकर हो सकता है कि हम अगर ये चाहें यहाँ बड़े कारखाने लग जाएँ तो पहाड़ में संभव नहीं है। तो इस उद्योग को तब बढ़ा पाएंगे जब हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसको रोका गया, जिससे यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सका। तो इसलिए मेरी पहली प्रार्थना होगी कि रेलवे स्टेशन का विस्तार हो। दूसरा एक मुद्दा में बहुत दिनों से आपको ध्यान होगा कि मैं 2011 से जिस मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, हल्द्वानी नजूल क्यों करके एक मैंने मुद्दा उठाया था, तो उस मुद्दे को बहुत हद तक मैंने उसमें सफलता भी पाई है। मैं कोर्ट में गया भी था, कोर्ट में मैंने केस करा था, लेकिन कोर्ट ने इस बेस पे केस कैंसिल कर दिया कि उसमें 14 लोगों की मेरे पास खतौनी थी। उन्होंने कहा 14 लोग करेंगे, आप ये जनहित मुद्दा नहीं है। तो अब मैं 14 लोगों में मैंने एक प्ली और लगाई है उसमें कि 14 लोगों में 14,000 लोग हो गए, इसलिए जनहित का मुद्दा है। अगर वो हुआ तो उस पर मैं उस बेस पे भी हल करूँगा, नहीं तो अगर सरकार में चले गया तो सरकारी बेस पे भी हल करूँगा। तीसरा अगर मुद्दा अगर कहें, आप पानी में देखें, बरसात के दिनों में पूरा हल्द्वानी जल भरा हो रहा है। इसके लिए मास्टर प्लान की ज़रूरत है, पुराने नालों को खोलने की ज़रूरत है, जो अतिक्रमण उसको हटाने की ज़रूरत है, उसको भी कराया जाएगा प्राथमिक तौर पर। जाम की स्थिति है, जाम की स्थिति उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। रिंग रोड की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने की थी, उसकी डीपीआर भी बन रही, उसमें भी कार्रवाई चल रही। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती है, कोरोना काल की वजह से बजट की शॉर्टेज हो गई, लोगों को राशन देना पड़ा, आधा बजट वहाँ को चले गया, तो नहीं हो पाया। अगले सेशन में वो भी होगा। तो आप तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अमूमन देखा जाता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ती है। तो और हल्द्वानी जो सीट है वो बीजेपी के लिए इसीलिए मुफीद है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट बैंक भी है। तो क्या डेवलपमेंट के इशू पर आप आगे जाएंगे या फिर बाद में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रूप हो जाएगा? देखिए, डेवलप हम रहते विकास पे ही हैं अब, लेकिन हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। अगर लोग, जैसे मैंने कहा ना, रेलवे स्टेशन का विस्तार इसलिए नहीं हो रहा कि धर्म विशेष के लोग वहाँ रहते थे। अगर हम धर्म विशेष को उठाने की बात करें, आप तुष्टिकरण कर रहे हैं, लेकिन हम विभाग नहीं कर रहे हैं, विवाद नहीं कर रहे हैं। मैंने तो एक ही बात कही ना, हम तो एक ही चीज़ मानते हैं, जो भारत माता की जय कह सके वो हमारे साथ खड़ा हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो मुसलमान हो। जो भारत माता की जय वंदे मातरम था, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है हल्द्वानी का, कुमाऊं का, ये मुख्य द्वार है। और आपने डेवलपमेंट की बात की, लेकिन यहाँ लंबे समय तक इंदिरा हृदय जी का राज रहा और उन्होंने भी कई ऐसे काम किए हैं, जो चाहे सड़क चौड़ीकरण हो या तमाम जो आज दिखता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं, जो नहीं हुआ और जो हुआ उसको लेकर क्या कहना है आपको? आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में भी कई दावेदार अब उभर कर आए हैं। तो अब आपका मुख्य मुकाबला किसके साथ है, कैसे लोग? देखिए, जो आपने नए देश के विकास की बात की, रोड बनना एक साधारण प्रक्रिया है, शहर की रोड बनती है, लेकिन जो विकास में नई रोडें बननी थी वो कहाँ बनी?
एक बात मैं कहना है, जब मैंने कहा ना गुजर गई हूँ, अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, आप गोविंद कुंजवाल जी आज कांग्रेस के नेता हैं अभी भी, उनसे आप पूछिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था होती थी दर अनुबंध की, सरकारी सामान की खरीद की। उत्तराखंड में क्यों दर अनुबंध खत्म हो गया? मैं उस टाइम फर्नीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष था। 3 बार गोविंद कुंजवाल जी ने उसकी फाइल बनाई, लेकिन तिवारी जी के सैंक्शन करने के बाद ही फाइल गायब हो गई। केवल इसलिए उन्होंने तीसरी बार मुझे बुला के कहा कि ये नहीं होगी, जब तक अमर सिंह तुम्हारे साथ है नहीं होगी। एक व्यक्ति को मारने के लिए आप पूरे उद्योग आपने खत्म कर दिए फर्नीचर के। ये आपका विकास का मॉडल है? इसे विकास कहेंगे क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ लोग इसको विकास की देवी कैसे कह रहे हैं। दूसरा जो नजूल जिस मुद्दे को मैं उठा रहा हूँ, हरबीर सिंह जी तहसीलदार थे, फाइल यहाँ रखी हुई है, बल्कि डीजीसी वो कहते हैं जल गई, नहीं डीजीसी पास फाइल है, देखी जा सकती है धर्माल जी पास। उसमें हरबीर सिंह ने सैंक्शन करी, तिवारी जी था मजबूत नेता उसे नहीं कर सका। क्यों? किसी लोकल नेता ने मना करा होगा ना। लेकिन में ऐसा नेता कौन सक्षम है? चेहरा बाहर से विकास का, अंदर से विकास अवरुद्ध, ये मुझे दो चेहरों की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं। आप किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है, और तमाम अन्य दावेदार भी हैं, आप किस तरह अपनी दावेदारी को प्रखर रूप से पार्टी के सामने रख रहे हैं? देखिए, पार्टी में जिस फोरम पे जहाँ जहाँ कहना था वहाँ मैं सब जगह होया हूँ, सबसे मैंने वार्ता भी की है। और जहाँ तक तैयारी का सवाल है, तो मैंने आपको बताया कि बूथ हमारी पार्टी ने बूथ बनाए हैं, उसके साथ ही साथ मैंने कोशिश करी हर बूथ में मेरे भी जो है 5-5 व्यक्ति अपने बूथ जैसे युवा रहें, जो रहें। पार्टी के तो 20 यूथ हैं ही हैं, लेकिन 5 मेरे भी रहें, जिससे बहुत सी मुझे जानकारियाँ बूथ की जो पार्टी के लोग नहीं दे पाएंगे अपने दें। इस टाइप की तैयारी चल रही, और जो है ऊपर से लेकिन मेरे जो जनसंपर्क चल रहा है, जितने भी मैं की वोटर अपनी लिस्ट में देख रहा हूँ, उन सब से मेरा आजकल रोज़ मिलने का कार्यक्रम चल रहा है। माना कि आपके विधायक हल्द्वानी विधानसभा में पिछले 2-3 टर्म से नहीं रहे, लेकिन मेयर यहाँ आपके पास 2 टर्म से है, तो कहीं न कहीं उनके काम को की एंटी इनकम्बेंसी भी आपको लगता नहीं है कि अब 2 टर्म से हैं और पहले विधायक का चुनाव हार गए थे, फिर मेयर का टिकट मिला, फिर मेयर का टिकट जीते, तो अब एंटी इनकम्बेंसी नगर निगम के खिलाफ भी, अभी आपने खुद कहा कि नदी नाले चौक है जो नगर निगम का काम है, क्या लगता है किस तरह से जाएगा? देखिए, थोड़ा अंतर तो पड़ सकता है, लेकिन हमारे प्रदेश ने और केंद्र ने इतने काम करे हैं कि छोटी गलती जैसे ना, जब बड़ा अच्छा काम कर दो, किसी में 100 नंबर ले आओ, 100 में 99 ले आओ, अगर एक में 60 नंबर भी आ गए तो आदमी कहता नहीं है बढ़िया नंबर ले आए, तो वो हालत है। मेयर के अगर 60 नंबर भी आए तो प्रदेश और केंद्र हमारा 100 में 100 ला रहा है। तो कहीं न कहीं ये मानते हैं कि नगर निगम से इसके जो विकास के लिए थोड़ा बहुत चूक हुई है, या जो विस्तार पूर्वक होना चाहिए था, जो रोड मैप हल्द्वानी का होना चाहिए था, वो आज नहीं हो पाया? देखिए, उसके 2 कारण हैं। एक तो इंदिरा देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व था, बट वृक्ष के समान था, तो छोटा पौधा उसके नीचे बहुत से काम नहीं कर सकता, बट वृक्ष से दब जाता है। इच्छा होने के बाद भी मेयर बहुत से विकास के काम ऐसे नहीं कर सके, आपसे उससे किसी कारण से। बहुत से कारण होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन अंदर से होते हैं, इस वजह से ही बहुत से कामों में हम पीछे रह गए। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है, ये जो बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है, उसके बाद कई अन्य रैलियां हैं, चुनाव आएगा तो योगी आदित्यनाथ और तमाम ऐसे बड़े चेहरे भी यहाँ आएंगे, उनका किस तरह से देखते हैं आप फ़ायदा यहाँ होगा? देखिए, जब कोई बड़ा नेता आता है तो कार्यकर्ता में जोश आता है, ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग होता है। जितने हम में कार्यकर्ता ऊर्जा होगी, जितना संचार होगा, कार्यकर्ता का पूरा जोशीला होगा, तो 2% 3% वोट तो अपने आप बढ़ जाता है। तो जितने बड़े नेता हैं, एक तो वो बहुत सी चीज़ें जो हमारे कार्यकर्ताओं मालूम, जो कार्यकर्ता हमारा नहीं समझ पाया, उसे विस्तार से समझा जाते हैं, कुछ योजनाएं बता जाते हैं, कुछ हो सकता है लोकार्पण कर जाएं, कुछ नई योजनाएं घोषणा कर जाएं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री आते हैं उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री जब जब उत्तराखंड आए हैं, कभी खाली हाथ नहीं आए। जैसे सेंटा क्लॉज कहते हैं 25 दिसंबर को ही गिफ्ट देता है, हमारे मोदी हर बार आते हैं, हर बार जनता को गिफ्ट दे के जाते हैं। तो हल्द्वानी में भी कुछ गिफ्ट देंगे, उसका भी जनता को फायदा होगा। जनता को फायदा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। सर, इसके अलावा ISBT, जू और इंटरनेशनल स्टेडियम, 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं। अब जनता के बीच में आप जब जाओगे तो क्या जवाब दोगे, क्योंकि जनता तो पूछती है हर बार? देखिए, ISBT का जहाँ तक सवाल है, ISBT जो है कोर्ट की वजह से फंस गया है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में रिट दायर कर दे, हाई कोर्ट ने उसमें वो दे रखा है, जिसने हाई कोर्ट से फैसला हो जाएगा, उसके आप देखिए 3 महीने के अंदर आपको ISBT रामपुर रोड पे बनता हुआ दिखेगा। और जहाँ तक इंटरनेशनल जू और इसका सवाल है, स्टेडियम का सवाल, स्टेडियम की कार्रवाई चल रही। थोड़ा मुझे लगता है कि बीच में उनके पांडे जी भी करते, स्टेडियम थोड़ा छोटा हो गया। क्रिकेट का जो वो होना चाहिए 20, उसके लिए भी फील्ड छोटा है, इस बात की नाप नहीं की, तो उससे भी जो है बहुत से मानकों में अंतर आ रहा है। लेकिन अब बना हुआ उतना बड़ा पैसा बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए सरकार उसे चलाएगी, आगे वो यूज करेगी। और जहाँ तक
कोरोना काल की वजह से जो आपकी जुग योजना है वो कोरोना काल की, क्योंकि बजट का कहाँ से कहाँ बजट भेजा गया ये सबको मालूम है। आप पत्रकार, आप तो खुद जानते हैं कितना पैसा कोरोना काल में खर्च हुआ। इतनी वैक्सीन लग रही, फ्री की वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लगी, तो कहीं बजट लगा ही होगा। 2 रुपये किलो राशन दिया जा रहा है लगातार, कुछ को मुफ्त राशन दिया, तो कहीं तो पैसा कहीं जा ही रहा होगा। तो उस पैसा जो चिड़ियाघर जू में लगना ही था वो पैसा थोड़ा डाइवर्ट हुआ है, इसलिए नहीं बन पाया। जैसी परिस्थितियाँ समान होंगी ये सब कार्य होंगे। आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप इस बार, वो भी मैदान में? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस मॉडल को लेके चली है उत्तराखंड में वो फेल है। इसलिए फेल है, अगर हम दिल्ली की जीएसटी की तुलना यहाँ के बजट से करें तो कहीं ना कहीं जीएसटी दिल्ली में इतना आता है जितना उत्तराखंड के पूरे बजट का भी 10 गुना होगा। उसमें हम बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं, इसको फ्री उसको फ्री। जिस प्रदेश में तनख्वाह देने के लिए लाले पड़ रहे हैं, 70% तनख्वाह में चली जा रही, 30% ने विकास, उसमें अगर हम 1000 रुपये और ये बांटने लग जाएं तो मेरे ख्याल से माइनस का बजट जाएगा। केंद्र कब तक हमारी सहायता करेगा? नहीं, वो तो इसी बात से लेकर माहौल बना रहे हैं, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनका ये कहना है कि आप तो पानी उत्पादित करने वाले प्रदेश हैं, आपके वहाँ पेयजल में टैक्स लगता है, जबकि हम आपके वहाँ से लेकर दिल्ली में फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, आप बिजली पैदा करते हो। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इन सारे मुद्दों में जनता के बीच में माहौल बनाने में कामयाब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों के बीच में ये सारे फैक्ट लेकर आएगी? देखिए, जनता यहाँ के आधे लोग जो हैं दिल्ली रहते हैं, सब ने उनकी हकीकत देखी है। जिस शिक्षा की बात करते हैं उस शिक्षा का क्या हाल है वो लोगों ने देखा है। जिस बिजली की वो बात कर रहे हैं, बिजली कटौती का वहाँ नहीं है। जिस प्रदूषण की जो बात करते हैं, प्रदूषण इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं। और उत्तराखंड की जनता समझदार है, उत्तराखंड का लिटरेसी लेवल बहुत हाई है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर समझदार जनता, सब बात समझती है, दोनों चीज़ देखती है। आदमी खुद ये सोचता है जब आमदनी 100 रुपये होगी तो 150 रुपये कहाँ से खर्चे रहेंगे, उत्तराखंड का हर आदमी जानता है। इस समझदार जनता को बरगला नहीं पाएंगे। दिल्ली में लेबर की बहुतायत है जिनको बरगला सकते हैं और वोट ले सकते हैं। हल्द्वानी की बात करें तो अगर हल्द्वानी विधानसभा में सबसे एक ध्रुवीकरण की बात आती है तो जो मुस्लिम बहुल सीट है, जो वोटर हैं वो बड़ी तादाद में हैं। आपका क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगे अगर पार्टी ने आपको ये मौका दिया तो? देखिए, मैंने कहा नहीं, हमारे मोदी जी ने इतने विकास कार्य करे हैं, जनधन जो भी हमने विकास की योजना करी, हमने कहीं धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करा। उज्ज्वला योजना अगर गरीब हिंदू को दी तो गरीब मुसलमान को भी दी है। अगर हमने वो तो वोट नहीं देते फिर आप? हमने देखो ना, हम करें धर्म के आधार पर वर्गीकरण नहीं करते, ये तो हम आपसे कह ही रहे हैं। हम आय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, इसके अनुसार योजनाएं बनाते हैं। गरीब को हमने राशन दिया, चाहे जबकि उसका सब में ज़्यादा फायदा इसलिए हुआ मुसलमानों को हुआ। वो हम वोट नहीं देते, हम उससे कोई मतलब, क्यों हम जो है देश प्रथम की राजनीति में चलते हैं। पार्टी प्रथम नहीं, हमारा व्यक्ति प्रथम, देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय है, तो हम उससे ज़्यादा राजनीति करते हैं। और जहाँ तक ये है जो मुद्दे हैं, जैसे हम हैं, मैं हिंदू जागरण मंच का नेता रहा, तो हम तो डेमोग्राफी बदलने की बात इसको भी कर रहे हैं। हमें तो जनसंख्या रोक पे भी बात करता हूँ, जबकि शायद आपको 2000 में मैंने एक जन जागरण यात्रा, राष्ट्र जागरण यात्रा निकाली थी जिसका मुद्दा था उत्तराखंड की डेमोग्राफी ना बदले। जो सिदौली की संधि अंग्रेजों के राज में हो सकती थी, बल्कि उसके लिए मैं अभी भी लिखा पढ़ी छोड़ता कहीं नहीं हूँ। सिदौली अंग्रेजों के राज में हो सकती, जिसमें कहा गया कि नेपाल का राजा काली के पार जाएगा, इस एरिया में, उसमें संधि में लिखा गया मलेच्छ गतिविधियाँ नहीं चलेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमने देवभूमि को देवभूमि बनाए रखना है तो इस सब पे हमें फिर दोबारा लौट के आना पड़ेगा, मलेच्छ गतियों पर रोक लगानी पड़ेगी। अभी देखिए ना, आपके शहर में बाढ़ आई हुई अवैध उनकी धर्मस्थलों की, जो कानूनी धर्मस्थल हैं उनको हटाया जाना चाहिए। अगर मैं विधानसभा में गया तो इस पर भी कार्रवाई की बात करेंगे हम। तो इसके अलावा बात की जाए तो हल्द्वानी विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से तैयारी कर रही है, क्या लगता है आने वाले दिनों में डेवलपमेंट और सियासी ध्रुवीकरण, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के काम आ गई तो आपको क्या लगता है सामने आप कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उनके सामने भी एक बड़ा वोट बैंक है और इससे पहले इंदिरा हृदय जी लगातार यहाँ से विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं और भारी भरकम मंत्री रही हैं, तो आप कैसे आमना सामना देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक संगठनात्मक आपसे कहा, संगठन का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों कहते हैं ना, अगर ऊपर सोना बरसा भी हमारे पास उठाने वाले लोग नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर वोट हमारे पतझड़ भी चलेगी, अगर संगठन में उसे इकट्ठा करके पोलिंग बूथ तक लाने वाले लोग नहीं होंगे तो वोट कहाँ से आएगा। तो संगठन का अपना होता है, वो संगठन की जो हमारी मजबूती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है। कांग्रेस का आज कोई संगठनात्मक कहीं विकास नहीं, ढांचा नहीं है। नाम के वहाँ 250 प्रदेश महामंत्री हैं, हमारे को 3 महामंत्री, लेकिन संगठन के रूप से जितना काम हम कर सकते हैं बूथ से लेकर सब तक, वो कांग्रेस नहीं कर सकती। इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है।
कम से कम अगर हम कहें संगठन के रूप के बेनिफिट को हम 10 से 15% तक ले जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। सामने कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, देखना क्या है, कांग्रेस जितना पहलवान मजबूत उतना कुश्ती में जाता है। लेकिन यानी आप मानते हैं कांग्रेस अभी मजबूत है आपके साथ? मैं कह तो रहा हूँ, आप कहते हैं इंडिया देश का गढ़ है, कांग्रेस का सीट है, लेकिन मजबूती के बाद मजबूत पहलवान से लड़ने में मजा आता है। लेकिन फिर भी कहते हैं जो हमारी तैयारी है, जो हमारे दांव सिखाए गए हैं पार्टी द्वारा, वो उनसे 20 ही बैठेंगे, कहीं 18 नहीं होंगे। तो अंत में मेरा सवाल यही है कि हल्द्वानी विधानसभा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जनता को हम मैसेज देना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोग हैं, जिसका सिद्धांत ही है अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना। जितने भी भारतीय जनता पार्टी विकास के काम केंद्र से लेकर प्रदेश तक कर रही, सब अंतिम व्यक्ति को वो लाने के काम कर रही। जैसे आज जो है मोदी ने नारा दिया है, अभी बल्कि कल 3 संकल्प लिए उन्होंने, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर। क्योंकि हमें भी मान लेना चाहिए, ये जनता ने भी समझ लेना चाहिए कि कोई भी सरकार इतनी नौकरियां नहीं दे सकती। हमें स्वरोजगार की ओर जाना पड़ेगा। हमारी सरकारें इसमें काम कर रही हैं। होम स्टे की योजना है, ये साहसिक टूरिज्म की योजना है, फैक्ट्रियों की योजना है, क्योंकि हम जो IT सेक्टर में यहाँ काम कर सकते हैं, साफ प्रदूषण नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, इस टाइप की योजना हमारी सरकार बना रही है। इसमें हम सब लोग काम करेंगे, प्रदेश को आगे ले जाएंगे। 2025 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जब 2025 में हम अपने 25 साल पूरे करेंगे, युवा होंगे, तो प्रदेश का नज़ारा ही कुछ और होगा, हमारी GDP कुछ और होगी, हमारी प्रति व्यक्ति आय कुछ और होगी। 3 मुख्यमंत्री को कैसे डिफाइन करेंगे जनता के बीच में? देखिए, 3 मुख्यमंत्री, हम कोई व्यक्तिवादी नहीं है, हम विचारवादी हैं। कोई भी मुख्यमंत्री उसी विचार, उसी रीति नीति को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन आर्थिक बोझ तो पड़ता है ना प्रदेश में? किस बात का आर्थिक बोझ पड़ता है? मुख्यमंत्री अगर पूर्व हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, एक तरह का आर्थिक बोझ तो है उनकी सुविधाओं को लेकर। देखिए, उनकी बहुत सी सुविधाएं कम कर दी गई हैं, और सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, तो वो तो जो है आज नहीं, कब से चली आ रही है। तो हमने तो सुविधा बनाई नहीं। यूपी में कांग्रेस लगातार इसी बात का आरोप लगाती है कि हमने 3-4 मुख्यमंत्री दिए और बाकी आधे दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री तो भाजपा देगी। मुख्यमंत्रियों का विकास करती है। मुख्यमंत्रियों का विकास नहीं करते, हम क्षेत्र का विकास करते हैं। मैंने कहा ना, विकास की अगर कांग्रेस बात करे, कांग्रेस ने कितनी रोड बनाई अपने शासन में 10 साल में? 2017 से उतनी रोड नहीं बनी जितने में 17 से आज 21 में बना दी है। दूने से ऊपर रोड बना दी है। 17 तक इतनी रोड में से दूनी रोड बन गई है। विकास ये है या मुख्यमंत्री बनाना है, एक मुख्यमंत्री रख के काम ना करना विकास है? या आप हमें बताएं। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रकाश हरबोला जी, जो हल्द्वानी विधानसभा से इस बार टिकट के प्रबल दावेदार हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में कुश्ती लड़ने को भी बिल्कुल तैयार हैं। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।